हेलो फ्रेंड्स, आमोद एकेडमी पर आप सभी का स्वागत है। मैं आमोद। आइए हम लोग शुरुआत करते हैं। कुछ चर्चित खबरें देखते हैं, उसके बाद एक एक खबरों को विस्तार से पढ़ेंगे। पहली खबर है, डॉक्टर माधव हाड़ा को वर्ष 2022 का 32वां बिहारी पुरस्कार प्रदान किया गया। अगली न्यूज़ है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी का अनावरण किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दक्षिण भारत की पहली वंदे भारत ट्रेन का उद्घाटन किया। उसके बाद अगली न्यूज़ है, भारत ने दूसरी बिमस्टेक कृषि मंत्री स्तरीय बैठक की मेज़बानी की। और अगली न्यूज़ है, क्यूएस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 जारी की गई। उसके बाद अगली न्यूज़ है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023-24 की मेज़बानी करेगा उत्तर प्रदेश। झारखंड सरकार ने गरीब पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण को 77% बढ़ाने के लिए विधेयक पारित किया। आइए हम लोग इन्हीं खबरों को डिटेल से पढ़ेंगे और समझेंगे। आइए शुरुआत करते हैं। पहली खबर है, डॉक्टर माधव हाड़ा को वर्ष 2022 का 32वां बिहारी पुरस्कार प्रदान किया गया। आइए इसके बारे में हम लोग डिटेल से देखते हैं। राजस्थान के उदयपुर में आयोजित एक कार्यक्रम में चर्चित साहित्यकार मधु कांकरिया और डॉक्टर माधव हाड़ा को 2021 और 22 का 31वां व 32वां बिहारी पुरस्कार प्रदान किया गया। यानी यह कार्यक्रम कहाँ आयोजित हुआ? राजस्थान के उदयपुर में आयोजित किया गया। कहाँ आयोजित किया गया? राजस्थान के उदयपुर में आयोजित किया गया। और कौन? चर्चित साहित्यकार मधु कांकरिया को 2021 का 31वां बिहारी पुरस्कार प्रदान किया गया। यानी 2021 का 31वां बिहारी पुरस्कार किसे दिया गया? मधु कांकरिया को। 2021 का 31वां बिहारी पुरस्कार जो है मधु कांकरिया को दिया गया। और 2022 का 32वां बिहारी पुरस्कार किसे दिया गया? डॉक्टर माधव हाड़ा को दिया गया। किसे दिया गया? डॉक्टर माधव हाड़ा को दिया गया। यानी 2022 का 32वां बिहारी पुरस्कार डॉक्टर माधव हाड़ा को दिया गया। और मधु कांकरिया के उनके उपन्यास हम यहाँ थे के लिए दिया गया। मधु कांकरिया का उपन्यास कौन है? हम यहाँ थे के लिए। और डॉक्टर माधव हाड़ा कि उनकी आलोचनात्मक कृति क्या है? पचरंग चोला पहाड़ सखी रे। आलोचनात्मक कृति क्या है? पचरंग चोला पहाड़ सखी रे के लिए प्रदान किया गया। यानी मधु कांकरिया के उपन्यास हम यहाँ थे और डॉक्टर माधव हाड़ा की आलोचनात्मक कृति पचरंग चोला पहाड़ सखी के लिए बिहारी पुरस्कार प्रदान किया गया। बिहारी पुरस्कार 2021 से सम्मानित कांकरिया ने कई गद्य कविताएं और किताबें लिखी हैं। इनका उपन्यास यानी जो मधु कांकरिया का उपन्यास हम यहाँ थे या झारखंड में आदिवासियों के संघर्ष पर आधारित है। यानी जो मधु कांकरिया का उपन्यास है हम यहाँ थे या किस पर आधारित है? झारखंड में आदिवासियों के संघर्ष पर आधारित है। और हम यहाँ थे जो उपन्यास है यह कलकत्ता की संस्कृति, समाज और आर्थिक स्थितियों के बारे में भी जानकारी प्रदान करता है। और साहित्यिक आलोचक और अकादमिक माधव हाड़ा को साहित्य, मीडिया, संस्कृति और इतिहास में उनके व्यापक कार्य के लिए बिहारी पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया। और यह बिहारी पुरस्कार जो है 1991 में शुरुआत किया गया। कब शुरुआत किया गया? 1991 में इसकी शुरुआत हुई। और किसके द्वारा? के बिड़ला फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है। किसके द्वारा? के बिड़ला फाउंडेशन द्वारा स्थापित 3 साहित्यिक पुरस्कारों में से एक हैं। प्रसिद्ध कवि बिहारी के नाम पर राजस्थानी लेखकों के लिए पुरस्कार में 25 लाख रुपए का नगद पुरस्कार, एक पट्टिका और एक प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाता है। यानी जो बिहारी पुरस्कार है इसमें पुरस्कार के रूप में 25 लाख रुपए का नगद पुरस्कार, एक पट्टिका और एक प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाता है। और यह हर साल राजस्थानी लेखक द्वारा हिंदी या राजस्थानी में प्रकाशित उत्कृष्ट कार्य के लिए दिया जाता है। राजस्थानी लेखक द्वारा हिंदी और राजस्थानी में प्रकाशित उत्कृष्ट कार्य के लिए दिया जाता है। यानी बिहारी पुरस्कार किसे दिया गया? 31वां बिहारी पुरस्कार जो है 2021 के लिए मधु कांकरिया को दिया गया। उनका उपन्यास क्या है? उनका उपन्यास है हम यहाँ थे। और
2022 के लिए 32वां बिहारी पुरस्कार जो है डॉक्टर माधव हाड़ा को दिया गया। उनकी आलोचनात्मक कृति क्या है? पचरंग चोला पहाड़ सखी रे। आइए हम लोग अगली न्यूज़ देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी का अनावरण किया। आइए हम लोग इसके बारे में विस्तार से पढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेंगलुरु अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के परिसर में बेंगलुरु के संस्थापक नाथ प्रभु केम्पेगौड़ा की 108 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी का अनावरण किया। स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी का अनावरण किसने किया? स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी का अनावरण जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी का अनावरण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। कहाँ किया? बेंगलुरु अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के परिसर में। कहाँ? बेंगलुरु अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के परिसर में किया। या किसकी मूर्ति है? बेंगलुरु के संस्थापक नाथ प्रभु केम्पेगौड़ा की 108 फीट ऊंची कांस्य की प्रतिमा है। किसकी प्रतिमा है? बेंगलुरु के संस्थापक नाथ प्रभु केम्पेगौड़ा की 108 फीट ऊंची कांस्य की प्रतिमा है। इसे शहर के विकास में केम्पेगौड़ा के योगदान की स्मृति में बनाया गया है। शहर के विकास में केम्पेगौड़ा के योगदान की स्मृति में बनाया गया है। कर्नाटक के उच्च शिक्षा मंत्री कौन है? अश्वत्थ नारायण ने कहा, दुनिया की किसी अन्य हवाई अड्डे में इसके संस्थापक की इतनी ऊंची प्रतिमा नहीं है। यानी कर्नाटक के उच्च शिक्षा मंत्री अश्वत्थ नारायण ने कहा कि दुनिया के किसी अन्य हवाई अड्डे में इसके संस्थापक की इतनी ऊंची प्रतिमा नहीं है। प्रतिमा की ऊंचाई को, जो स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी की ऊंचाई है, को वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज किया गया। यानी प्रतिमा की ऊंचाई को वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज किया गया। वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में भी दर्ज किया गया। केम्पेगौड़ा की मूर्ति या 28 एकड़ के पार्क को लगभग 84 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है। इसमें लागत कितनी लगी है? 84 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है, या 28 एकड़ की पार्क में बनाया गया है। लागत कितनी है? 84 करोड़ रुपए है और 28 एकड़ में लगभग फैला हुआ है। और उसके बाद अगली खबर है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दक्षिण भारत की पहले वंदे भारत ट्रेन का उद्घाटन किया। आइए हम लोग इसके बारे में डिटेल से देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दक्षिण भारत की पहली वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यानी दक्षिण भारत की पहली वंदे भारत, दक्षिण भारत की, कहाँ की? दक्षिण भारत की पहली वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर किसने रवाना किया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। दक्षिण भारत की पहली वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर किसने रवाना किया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। इस ट्रेन कहाँ से कहाँ तक चलेगी? चेन्नई और मैसूर के बीच चलेगी। दक्षिण भारत की यह ट्रेन चेन्नई और मैसूर के बीच में चलेगी। कहाँ तक? चेन्नई और मैसूर के बीच में। अब तक देश में 4 वंदे भारत की शुरुआत हो चुकी है। 4 वंदे भारत ट्रेन की शुरुआत हो चुकी है। जो यह ट्रेन है, जो दक्षिण भारत की पहली वंदे भारत ट्रेन है, इसमें 16 कोच होंगे, 14 चेयर कार और 2 एग्जीक्यूटिव चेयर कार के कोच लगेंगे। और इस ट्रेन का निर्माण कौन कर रहा है? इस ट्रेन का निर्माण तमिलनाडु के चेन्नई में स्थित ICF मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में किया जा रहा है। कहाँ किया जा रहा है? ICF मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में किया जा रहा है। कहाँ पर? ICF मैन्युफैक्चरिंग प्लांट चेन्नई में किया जा रहा है। इससे दक्षिण भारत के बीच बड़े शहरों की कनेक्टिविटी बेहतर हो जाएगी। वंदे भारत ट्रेनों की खास बात यह है कि यह पूरी तरह से स्वदेशी तकनीक से बनी सेमी हाई स्पीड ट्रेन है। यानी पूरी तरह से यह स्वदेशी तकनीक से बनी सेमी हाई स्पीड ट्रेन है। इस ट्रेन के सभी कोच में ऑटोमेटिक दरवाजे, GPS सिस्टम और वाईफाई लगा है। वहीं ट्रेन के एग्जीक्यूटिव क्लास की यात्री के लिए 360 डिग्री तक घूमने वाली कुर्सियां लगी हुई हैं। यानी दक्षिण भारत की पहली वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रवाना किया। यह कहाँ तक चलेगी? चेन्नई और मैसूर के बीच में चलेगी। और पहली वंदे भारत ट्रेन जो है नई दिल्ली से बनारस के बीच शुरुआत की गई थी। कहाँ तक? पहली वंदे भारत ट्रेन जो है नई दिल्ली से बनारस, यानी नई दिल्ली, कानपुर, इलाहाबाद, बनारस के रूट पर चलाई गई थी। उसके बाद अगली न्यूज़ है, भारत ने दूसरी बिम्स्टेक कृषि मंत्री स्तरीय बैठक की मेज़बानी की।
यानी भारत ने दूसरी बिमस्टेक कृषि मंत्री स्तर बैठक की मेज़बानी की। आइए हम लोग इसके बारे में डिटेल से पढ़ते हैं। भारत ने केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर की अध्यक्षता में नई दिल्ली में बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग बिमस्टेक के लिए बंगाल की खाड़ी पहल की दूसरी कृषि मंत्री स्तर बैठक की मेज़बानी की। यानी भारत ने केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर की अध्यक्षता में, किसकी अध्यक्षता में? नरेंद्र सिंह तोमर की अध्यक्षता में कहाँ पर? नई दिल्ली में। नई दिल्ली में बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग बिमस्टेक के लिए बंगाल की खाड़ी पहल की दूसरी कृषि मंत्री बैठक की मेज़बानी की। यानी भारत ने केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर की अध्यक्षता में नई दिल्ली में बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग बिमस्टेक के लिए बंगाल की खाड़ी पहल की दूसरी मंत्री स्तरीय बैठक की मेज़बानी की। यानी नरेंद्र सिंह तोमर की अध्यक्षता में, किसकी अध्यक्षता में? नरेंद्र सिंह तोमर की अध्यक्षता में नई दिल्ली में बिमस्टेक के लिए बंगाल की खाड़ी पहल की दूसरी कृषि मंत्री बैठक की मेज़बानी की। इस बैठक में शामिल कौन कौन से हुए? बैठक में भूटान, बांग्लादेश, नेपाल, म्यांमार, श्रीलंका और थाईलैंड के कृषि मंत्रियों ने भाग लिया। किस देश के कृषि मंत्रियों ने भाग लिया? भूटान, बांग्लादेश, नेपाल, म्यांमार, श्रीलंका और थाईलैंड के कृषि मंत्रियों ने भाग लिया। कौन से देश हैं? 5 देश हैं। कौन से देश? भूटान, बांग्लादेश, नेपाल, म्यांमार, श्रीलंका और थाईलैंड के कृषि मंत्रियों ने भाग लिया। और सदस्य देशों से, यानी केंद्रीय कृषि और कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने सदस्य देशों से कृषि के क्षेत्र में बदलाव के लिए सहयोग को मजबूत करने के लिए एक व्यापक क्षेत्रीय रणनीति विकसित करने में आग्रह किया और अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष 2023 का उल्लेख करते हुए एक स्वस्थ आहार अपनाने का आग्रह किया। यानी अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष 2023 का उल्लेख करते हुए सभी के लिए एक स्वस्थ आहार अपनाने का आग्रह किया और उन्होंने भाग लेने वाले देशों से मोटे अनाजों को भोजन के रूप में बढ़ावा देने की भारत की पहल में सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए कहा। क्या कहा? जो मोटे अनाजों को भोजन के रूप में बढ़ावा देने की भारत की पहल में सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए कहा। बैठक में बिमस्टेक कृषि सहयोग को मजबूत करने के लिए कार्य योजना 2023-27 को अपनाया गया। बैठक में बिमस्टेक कृषि सहयोग को मजबूत करने के लिए कार्य योजना 2023 से 27 को अपनाया गया। बिमस्टेक सचिवालय अंतर्राष्ट्रीय खाद्य नीति अनुसंधान संस्थान के बीच एक समझौता ज्ञापन पर भी हस्ताक्षर किया गया। यानी बिमस्टेक सचिवालय और अंतर्राष्ट्रीय खाद्य नीति अनुसंधान संस्थान के बीच एक समझौता ज्ञापन पर भी हस्ताक्षर किए गए और कृषि कार्य समूह के तहत मत्स्य पालन और पशुधन उपक्षेत्रों को लाने की मंजूरी दी गई। और बिमस्टेक की स्थापना जो है 1997 में हुई थी। बिमस्टेक की स्थापना कब हुई? 1997 में हुई थी। इसमें दक्षिण एशिया के 5 देश बांग्लादेश, भूटान, भारत, नेपाल, श्रीलंका और दक्षिण पूर्व एशिया के 2 देश म्यांमार और थाईलैंड हैं। दक्षिण एशिया के कितने देश हैं? दक्षिण एशिया के 5 देश बांग्लादेश, भूटान, भारत, नेपाल, श्रीलंका। दक्षिण एशिया के 5 देश कौन कौन से हैं? बांग्लादेश हैं, भूटान है, भारत है, नेपाल है और श्रीलंका है। और दक्षिण पूर्व एशिया के 2 देश कौन कौन से? म्यांमार और थाईलैंड हैं। दक्षिण पूर्व एशिया के 2 देश म्यांमार और थाईलैंड हैं। यानी बिमस्टेक में कुल कितने देश हैं? 7 देश हैं। दक्षिण एशिया के 5 देश बांग्लादेश, भूटान, भारत, नेपाल, श्रीलंका और दक्षिण पूर्व एशिया के 2 देश म्यांमार और थाईलैंड शामिल हैं। और बिमस्टेक की स्थापना 1997 में हुई थी। आइए हम लोग अगली न्यूज़ देखते हैं। QS एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 जारी की गई। आइए हम लोग इसके बारे में डिटेल से देखते हैं। यानी क्वाकरेली साइमंड्स QS यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 जारी की गई।
क्यूएस यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023। इसमें अलग अलग पैरामीटर्स के आधार पर 760 एशियाई विश्वविद्यालयों का मूल्यांकन किया गया। कितने विश्वविद्यालय? 760 एशियाई विश्वविद्यालयों का मूल्यांकन किए गए। कितने विश्वविद्यालय हैं? 760 एशियाई विश्वविद्यालयों का मूल्यांकन अलग अलग पैरामीटर्स के आधार पर किया गया। इसमें जो है चीन की पेकिंग यूनिवर्सिटी कौन है? चीन की पेकिंग यूनिवर्सिटी जो है 100 अंकों के साथ टॉप पर है, यानी शीर्ष पर है। चीन की पेकिंग यूनिवर्सिटी जो है नंबर 1 पर है, 100 अंकों के साथ टॉप पर बनी हुई है। पिछले साल नंबर 1 पर रहने वाली नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर कौन? नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर अब इस साल दूसरे पायदान पर है। कितने स्थान पर है? नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर इस साल जो है दूसरे स्थान पर है। पिछले साल यह नंबर 1 पर थी और रैंकिंग की लिस्ट में जो है 100 टॉप यूनिवर्सिटी में भारत के केवल 7 यूनिवर्सिटीज़ शामिल हैं, यानी टॉप 100 यूनिवर्सिटीज़ में भारत के केवल 7 यूनिवर्सिटीज़ शामिल हैं। और उसके बाद कुल 19 भारतीय विश्वविद्यालय, कितने? कुल 19 भारतीय विश्वविद्यालय टॉप 200 की सूची में अपनी जगह बनाई है, यानी 19 भारतीय विश्वविद्यालय जो हैं टॉप 200 की सूची में जगह बना पाए हैं। टॉप 100 में शामिल 7 संस्थानों के नाम हम देखते हैं। जो भारत की तरफ से जो टॉप 7 का संस्थान है उसके नाम देख लेते हैं। नंबर 1 पर आईआईटी बॉम्बे है। नंबर 1 पर आईआईटी बॉम्बे है, यानी इसकी रैंक कितनी है? 40वें स्थान पर है। और नंबर दूसरे पर आईआईटी दिल्ली है जिसकी रैंक 46 है। आईआईटी दिल्ली 46 रैंक है। तीसरा कौन सा है? आईआईएससी बेंगलुरु। आईआईएससी बेंगलुरु, अब इसकी रैंक 52 है। आईआईटी मद्रास रैंक 53 है। आईआईटी मद्रास 53 रैंक है। आईआईटी खड़गपुर 61 रैंक है। आईआईटी खड़गपुर 61 रैंक है। आईआईटी कानपुर 66 रैंक है, यानी आईआईटी कानपुर 66 रैंक है। दिल्ली विश्वविद्यालय 85 रैंक है। यानी टॉप 100 में शामिल जो 7 संस्थान हैं उसमें नंबर 1 पर आईआईटी बॉम्बे है जिसकी रैंकिंग 40 है। दूसरे नंबर पर आईआईटी दिल्ली है जिसकी रैंकिंग 46 है। और तीसरे नंबर पर आईआईएससी बेंगलोर है जिसकी रैंक 52 है। यानी क्यूएस यूनिवर्सिटी रैंकिंग जो 2023 जारी की गई है, क्यूएस यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 में नंबर 1 पर चीन की पेकिंग यूनिवर्सिटी है। नंबर 2 पर नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर है। नंबर 1 पर कौन है? चीन की पेकिंग यूनिवर्सिटी है। नंबर 2 पर नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर है। और टॉप 100 यूनिवर्सिटी में भारत की केवल 7 यूनिवर्सिटी शामिल हैं। उसमें नंबर 1 पर आईआईटी बॉम्बे, नंबर 2 पर आईआईटी दिल्ली है, नंबर 3 पर आईआईएससी बेंगलुरु है। आइए उसके बाद हम लोग अगली न्यूज़ देखते हैं। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023-24 की मेज़बानी करेगा उत्तर प्रदेश। यानी खेलो इंडिया यूथ गेम्स जो है 2023-24 इसकी मेज़बानी उत्तर प्रदेश करेगा। आइए हम लोग इसके बारे में डिटेल से देखते हैं। खेलो इंडिया नेशनल यूनिवर्सिटी गेम्स कौन? खेलो इंडिया नेशनल यूनिवर्सिटी गेम्स 2023-24 की मेज़बानी उत्तर प्रदेश द्वारा की जाएगी। किसके द्वारा? कौन सा गेम है? खेलो इंडिया नेशनल यूनिवर्सिटी गेम 2023-24 की मेज़बानी उत्तर प्रदेश द्वारा की जाएगी। किसके द्वारा की जाएगी? उत्तर प्रदेश द्वारा की जाएगी। या उत्तर प्रदेश के 4 शहरों में किया जाएगा। उत्तर प्रदेश के कितने शहरों में किया जाएगा? 4 शहरों में किया जाएगा। लखनऊ, गोरखपुर, वाराणसी और नोएडा में किया जाएगा। कहाँ कहाँ? लखनऊ, वाराणसी, गोरखपुर और नोएडा में किया जाएगा। इसमें लगभग 4500 खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। कितने खिलाड़ी? लगभग 4500 खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। बास्केटबॉल, जूडो, कबड्डी, रोइंग, कुश्ती, बॉक्सिंग सहित 20 खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाएगा। बास्केट, जूडो, कबड्डी, रोइंग, कुश्ती, बॉक्सिंग सहित लगभग 20 खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाएगा। इन खेलों में पूरे देश से करीब 1503 विश्वविद्यालयों के खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। कितने? 1503 विश्वविद्यालयों के खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। और जो है उड़ीसा और कर्नाटक के बाद पहली बार उत्तर प्रदेश इसकी मेज़बानी कर रहा है। उड़ीसा, कर्नाटक के बाद पहली बार उत्तर प्रदेश को राष्ट्रीय विश्वविद्यालय खेलों की मेज़बानी का मौका मिला है। नोएडा में कौन कौन से खेल का आयोजन होगा? कबड्डी, जूडो, तीरंदाजी और तलवारबाजी जैसे विषयों का आयोजन किया जाएगा। और गोरखपुर में रोइंग, कुश्ती का आयोजन किया जाएगा। वाराणसी में कुश्ती, मल्लखंभ और योग का आयोजन किया जाएगा। और बाकी कार्यक्रम लखनऊ में आयोजित किए जाएंगे।
यानी नोएडा में कबड्डी, जूडो, तीरंदाजी और तलवारबाजी जैसे खेलों का आयोजन किया जाएगा। गोरखपुर में रोइंग कुश्ती का आयोजन किया जाएगा। वाराणसी में कुश्ती, मलखंभ और योग का आयोजन किया जाएगा और बाकी कार्यक्रम लखनऊ में आयोजित किए जाएंगे। यानी राष्ट्रीय विश्वविद्यालय खेलों में 28 वर्ष से कम आयु के एथलीट भाग लेंगे। और इस खेलो इंडिया नेशनल यूनिवर्सिटी गेम्स महिलाओं के खेलों पर अधिक ध्यान केंद्रित किया करेगा। किस पे? महिलाओं के खेलों पर अधिक ध्यान केंद्रित करेगा। खेलो इंडिया नेशनल यूनिवर्सिटी गेम्स 2023-24 की मेज़बानी कौन करेगा? उत्तर प्रदेश करेगा। खेलो इंडिया नेशनल यूनिवर्सिटी गेम्स 2023-24 की मेज़बानी उत्तर प्रदेश करेगा। या कहाँ? उत्तर प्रदेश के कितने शहरों में किया जाएगा? उत्तर प्रदेश के 4 शहरों में किया जाएगा, लखनऊ, गोरखपुर, वाराणसी और नोएडा में। और उसके बाद नेशनल यूनिवर्सिटी गेम्स में लगभग 4500 खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। 1503 विश्वविद्यालयों के खिलाड़ी होंगे। इसमें बास्केटबॉल, जूडो, कबड्डी, रोइंग कुश्ती, बॉक्सिंग सहित 20 खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाएगा। और उत्तर प्रदेश यह पहली बार इसका आयोजन करेगा। इससे पहले उड़ीसा और कर्नाटक इसकी मेज़बानी कर चुका है। इसके बाद अगली न्यूज़ देखते हैं। झारखंड सरकार ने गरीब पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण को 77% बढ़ाने के लिए विधेयक पारित किया। आइए हम लोग इसके बारे में थोड़ा डिटेल से देखते हैं। झारखंड विधानसभा में विभिन्न श्रेणियों को दिए जाने वाले कुल आरक्षण को बढ़ाकर 77% करने के लिए एक विधेयक को पारित किया है। यानी कितने परसेंट? 77% बढ़ाकर करने के लिए। विधानसभा के विशेष सत्र में झारखंड पदों और सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण अधिनियम 2001 में संशोधन पारित करके SC, ST, EBC, OBC और आर्थिक रूप से कमज़ोर तबके के लिए सरकारी नौकरियों में आरक्षण 60% से बढ़ाकर 77% कर दिया है। यानी झारखंड में इससे पहले जो है आरक्षण 60% था, अब उसे बढ़ाकर 17% कर दिया गया है। इसमें किस में संशोधन किया गया? आरक्षण अधिनियम 2001 में संशोधन किया गया। किसमें? आरक्षण अधिनियम 2001 में संशोधन किया गया। विधेयक में कहा गया कि राज्य संविधान की 9वीं अनुसूची में बदलाव करने का केंद्र सरकार से आग्रह करेगा। आरक्षण में अनुसूचित जाति के स्थानीय लोगों को 12% कोटा मिलेगा। यानी जो अनुसूचित जाति के स्थानीय लोग हैं इनको 12% कोटा मिलेगा। कितना? 12% कोटा मिलेगा। और अनुसूचित जनजातियों को 28% आरक्षण का लाभ मिलेगा। अति पिछड़ा वर्ग यानी EBC को 15% और OBC को 12% और EWS को 10% कोटा मिलेगा। झारखंड विधानसभा ने विभिन्न श्रेणियों को दिए जाने वाले कुल आरक्षण को बढ़ाकर 77% करने के लिए एक विधेयक पारित किया है। विधानसभा ने झारखंड अधिनियम 2001 में एक संशोधन पारित किया जिसमें SC, ST, EBC, OBC और EWS के लिए आरक्षण वर्तमान में 60% से बढ़ा दिया गया है। यानी झारखंड में जो है अब आरक्षण 60% से बढ़ाकर 77% कर दिया गया। किस अधिनियम में संशोधन किया गया? झारखंड अधिनियम 2001 में संशोधन किया गया। और उसके बाद इसमें जो है अनुसूचित जाति के स्थानीय लोगों को 12% कोटा मिलेगा और अनुसूचित जनजाति को 28%, अति पिछड़ा वर्ग EBC को 15% और OBC को 12% और EWS को 10% कोटा मिलेगा। उसके बाद हम लोग वन लाइनर कुछ क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय सेना ने वीर नारियों के कल्याण और शिकायत निवारण के लिए सिंगल विंडो सुविधा वीरांगना सेवा केंद्र की शुरुआत की। यानी वीरांगना सेवा केंद्र की शुरुआत किसने की है? वीरांगना सेवा केंद्र की शुरुआत भारतीय सेना ने वीर नारियों के कल्याण और शिकायत निवारण के लिए सिंगल विंडो सुविधा की शुरुआत की है। यानी भारतीय सेना ने वीर नारियों के कल्याण और शिकायत निवारण के लिए सिंगल विंडो सुविधा वीरांगना सेवा की शुरुआत की है। अब भारतीय सेना ने वालोंग मेले का आयोजन अरुणाचल प्रदेश में किया। वालोंग मेले का आयोजन अरुणाचल प्रदेश में किया गया। किसने किया? भारतीय सेना ने किया। और इंडिया एग्री बिजनेस बेस्ट स्टेट अवार्ड किसने जीता? हरियाणा ने जीता। इंडिया एग्री बिजनेस बेस्ट स्टेट का अवार्ड किसने जीता? हरियाणा ने जीता है। और बेंगलुरु में केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के टर्मिनल 2 का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया।
बेंगलुरु में केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के टर्मिनल 2 का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया। और मिडिल ईस्ट ग्रीन इनिशिएटिव के लिए 2.5 अरब डॉलर की प्रतिबद्धता जताई सऊदी अरब ने। मिडिल ईस्ट ग्रीन इनिशिएटिव के लिए 2.5 अरब डॉलर की प्रतिबद्धता जताई सऊदी अरब ने। किसने जताई है? सऊदी अरब ने। 2022 पुरुष एकल पेरिस मास्टर्स का खिताब किसने जीता? होल्गर रूने ने। किसने? होल्गर रूने हैं। 2022 पुरुष एकल पेरिस मास्टर्स का खिताब होल्गर रूने ने जीता। पहली बार भारत और आसियान के रक्षा मंत्रियों के बीच सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। यानी पहली बार भारत और आसियान के रक्षा मंत्रियों के बीच सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। पहली बार भारत और आसियान के रक्षा मंत्रियों के बीच सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। और हिमाचल प्रदेश में दुनिया का सबसे ऊंचा मतदान केंद्र सीगंग था। हिमाचल प्रदेश में दुनिया का सबसे ऊंचा मतदान केंद्र सीगंग। हिमाचल प्रदेश में दुनिया का सबसे ऊंचा मतदान केंद्र सीगंग था। जलवायु परिवर्तन के केंद्रीय मंत्री कैबिनेट भूपेंद्र यादव द्वारा ईएसआईसी मातृत्व लाभ के लिए ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया। यानी ईएसआईसी मातृत्व लाभ के लिए ऑनलाइन पोर्टल किसने लॉन्च किया? जलवायु परिवर्तन केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव द्वारा लॉन्च किया गया। ईएसआईसी मातृत्व लाभ के लिए ऑनलाइन पोर्टल किसने लॉन्च किया? जलवायु परिवर्तन केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव द्वारा लॉन्च किया गया। आइए हम लोग एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं सारी खबरें, हम लोगों ने क्या क्या देखा। यानी बिहारी पुरस्कार किसे दिए गए? 2021 का 31वां बिहारी पुरस्कार मधु कांकरिया, उनका उपन्यास था हम यहाँ थे। और 2022 का 32वां बिहारी पुरस्कार डॉक्टर माधव हाड़ा, उनकी आलोचनात्मक कृति बजरंग चोला पहाड़ सखी रे के लिए दिया गया। और बिहारी पुरस्कार की शुरुआत 1991 में के बिरला फाउंडेशन द्वारा किया गया था। और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेंगलुरु अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के परिसर में बेंगलुरु के संस्थापक नाथ प्रभु केम्पेगौड़ा की 108 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी का अनावरण किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दक्षिण भारत की पहले वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह ट्रेन चेन्नई और मैसूरू के बीच चलाई और पहली वंदे भारत ट्रेन जो है नई दिल्ली से वाराणसी के बीच चलाई गई थी। और उसके बाद भारत ने केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर की अध्यक्षता में नई दिल्ली में बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग यानी बीमस्टेक के लिए बंगाल की खाड़ी पहल की दूसरी कृषि मंत्री स्तर बैठक की मेज़बानी की। और उसके बाद क्यूएस यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 में चीन की पेकिंग यूनिवर्सिटी नंबर 1 पर और नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर नंबर 2 पर। और 100 टॉप यूनिवर्सिटी में भारत की केवल 7 यूनिवर्सिटी, पहले पर आईआईटी बॉम्बे, दूसरे नंबर पर आईआईटी दिल्ली, तीसरे नंबर पर आईआईएससी बेंगलोर। और उसके बाद खेलो इंडियन नेशनल यूनिवर्सिटी गेम्स 2023-24 की मेज़बानी उत्तर प्रदेश के 4 शहरों में की जाएगी, लखनऊ, गोरखपुर, वाराणसी और नोएडा में किया जाएगा। और उसके बाद झारखंड सरकार ने जो है आरक्षण 60% से बढ़ाकर 77% कर दिया है, जिसमें झारखंड अधिनियम 2001 में संशोधन किया। और अब जो है यहाँ के लोगों को, जैसे जो अनुसूचित जाति के लोग हैं, इनको 12% आरक्षण मिलेगा और अनुसूचित जनजाति जो है 28%, अति पिछड़ा वर्ग ईबीसी को 15% और ओबीसी को 12% और ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण मिलेगा। और भारतीय सेना ने वीर नारियों के कल्याण और शिकायत निवारण के लिए सिंगल विंडो सुविधा वीरांगना सेवा केंद्र की शुरुआत की। और भारतीय सेना ने वालोंग मेले का आयोजन अरुणाचल प्रदेश में किया। इंडिया एग्री बिजनेस बेस्ट स्टेट अवार्ड जो है हरियाणा ने जीता। और बेंगलुरु में केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के टर्मिनल 2 का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया। मिडिल ईस्ट ग्रीन इनिशिएटिव के लिए 2.5 अरब डॉलर की प्रतिबद्धता सऊदी अरब ने जताई है। 2022 पुरुष एकल पेरिस मास्टर्स का खिताब जो है होल्गर रूने ने जीता। पहली बार भारत और आसियान के रक्षा मंत्रियों के बीच सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। हिमाचल प्रदेश में दुनिया का सबसे ऊंचा मतदान केंद्र सीगंग है। जलवायु परिवर्तन का मंत्री जो है भूपेंद्र यादव द्वारा
ESIC मातृत्व लाभ के लिए ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया गया। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस चैनल।